मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये शख्स शायद इस संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। ये वो इंसान है जिसकी वजह से विश्व ने अपना सबसे बड़ा खजाना खोया। कई सालों की ह्यूमन एडवांसमेंट इस दुनिया से छिन गई और ये विश्व कई सालों तक फिर से पिछड़ गया। अगर हिटलर ने ज्यूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा था, तो इस इंसान ने निर्दोष बुद्धिस्ट भिक्षु, पंडितों, आचार्यों, महर्षियों, सामान्य लोगों को जिंदा अपने सामने जला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और इसके बाद उदांतपुरी और विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालयों को भी जलाकर राख कर दिया था। अगर आप ये कहेंगे कि ये बात तो मैं जानता हूं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था और उसकी आग 3 महीने तक जलती रही थी, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप जानते हो कि आखिर वो कौन सा भारत का सपूत था जो बख्तियार खिलजी की मौत का कारण बना? अब मजेदार बात यह है कि आप इसका जवाब नहीं जानते होंगे और इससे भी मजेदार बात यह है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर भारत में बख्तियारपुर नामक जंक्शन है, मगर उस हिंदू राजा के नाम पर कुछ भी नहीं है जो इनकी मौत की वजह बना। उस राजा का नाम था राजा पृथु। तो कौन था ये राजा पृथु? कहाँ का राजा था ये? कैसे बना वो बख्तियार खिलजी के मौत का कारण? कौन सी थी वो जंग? क्यों हम राजा पृथु को एक शानदार कमांडर कह सकते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पेशेंस दिखाया बल्कि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी दिखाया? अगर आप इस पूर्ण कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं, ये सारे जवाब चाहते हैं, तो आज का ये एपिसोड पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, इस नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये बात है 12वीं शताब्दी की। बख्तियार खिलजी मोहम्मद घोरी का एक सिपह सालार था। उसे पूर्वी भारत के बिहार और बंगाल राज्यों को जीतने भेजा जाता है। बख्तियार खिलजी न सिर्फ इन राज्यों को जीतता है, लूटता है, बल्कि कत्लेआम मचाता हुआ जाता है और इसी लूटने की चाह और क्रूरता का स्वभाव उसे ले आता है नालंदा। और ये शख्स विश्व के सबसे बड़े, सबसे विशाल विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर देता है। अब ये विश्वविद्यालय कितना बड़ा था और कितना महत्वपूर्ण था, इसे अगर बताने लगा तो शायद ये पूरा एपिसोड कम पड़ जाए। इसलिए आप मेरा ये एपिसोड देख सकते हैं जो मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय पर बनाया था। वापस आते हैं बख्तियार खिलजी पर। बख्तियार खिलजी नालंदा के बाद उदांतापुरी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को भी लूटता है। वहां की सारी किताबों को, सब कुछ जला देता है और फिर बंगाल जीतकर उसे लगता है कि तिब्बत के बौद्ध विश्वविद्यालय और मठों में तो और भी खजाना होगा और उसे और बौद्ध भिक्षुओं को मारने का मौका भी मिल जाएगा। इसलिए वो 10,000 की सेना लेकर निकलता है तिब्बत के लिए। वो देवकोट यानी कि आज के बानगढ़ से निकलता है, जो कि आज के वेस्ट बंगाल में है। उसे पता था कि बंगाल के पूर्व में एक बड़ा हिंदू राज्य है, कामरूप का, जहां का राजा है राजा पृथु। बख्तियार खिलजी ये सोचता है कि सीधे कामरूप जीतने से पहले क्यों ना कामरूप की मदद ली जाए तिब्बत के मठों को लूटने में। इसी योजना के तहत वो राजा पृथु को पैगाम भेजता है कि आइए साथ में आक्रमण करते हैं। राजा पृथु अच्छे से जानते थे इस क्रूर बख्तियार खिलजी को, मगर समझदारी दिखाते हुए वो ये पैगाम भेजते हैं कि अभी समय ठीक नहीं है आक्रमण का, क्योंकि मॉनसून आने वाला है, सब जगह पानी और दलदल हो जाएगा। पैगाम लेके जब दूत बख्तियार खिलजी के पास पहुंचता है, तब तक बख्तियार खिलजी 10,000 की सेना लेके सिलीगुड़ी पहुंच चुका था। उस अहंकारी को लगता है कि राजा पृथु उसे टालना चाहता है। वो खजाने का लालची अपनी सेना लेकर सिक्किम के रास्ते तिब्बत की ओर निकल पड़ता है और बारिशों की वजह से 15 दिन में मुश्किल से चुंबी वैली तक पहुंचता है। यहाँ के कुछ छोटे गांव को बख्तियार खिलजी लूटता है और मारकाट मचाता है, मगर इसी देरी की वजह से तिब्बत की छोटी सेना वहां पहुंच जाती है। इस तिब्बती सेना को इन पहाड़ों में लड़ने का तरीका आता था, मगर इस बख्तियार खिलजी की सेना को नहीं आता था। तिब्बत की सेना पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला अटैक कर बख्तियार खिलजी की सेना को मारना शुरू करती है। वो तिब्बत सेना सिक्किम की ओर वापस जाने का रास्ता भी बंद कर देती है। इन हालातों में बख्तियार खिलजी ना आगे जा पाया तिब्बत में और ना ही पीछे, इसलिए वो सोचता है क्यों ना कामरूप की ओर जाता हूं और फिर जब जमीनी एरिया में पहुंचूंगा तो कामरूप पर आक्रमण कर जीत लूंगा। इधर पहाड़ों में मानसून के चलते और वापस का रास्ता बंद हो जाने के चलते उसकी सेना का राशन खत्म होने लगता है और वो तिल मिलाने लगती है। इन सब गतिविधियों को कामरूप का राजा पृथु बहुत ध्यान से देख रहा होता है।
वो अपना धैर्य बनाए रखता है और बख्तियार खिलजी की सेना को कामरूप में अंदर आने देता है। बख्तियार खिलजी की सेना बोरनादी नदी पर बने सिलसाको नामक एक पत्थर के पुल को पार कर कामरूप में घुसती है। राजा पृथु ध्यान से बख्तियार के सेना के रास्ते में आने वाले सभी गांवों को खाली करवा देते हैं, पूरी तरह, ताकि सेना को कुछ भी खाने को ना मिले। बख्तियार खिलजी अब कामरूप पे धोखे से आक्रमण करने वाला था, मगर वो ये नहीं जानता था कि राजा पृथु तो कब से ये बात जानते थे। वो बख्तियार खिलजी को अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना के साथ साथ बोडो, कोच, रांगबोंगशी और केओट के लड़ाकों से मिलकर एक बड़ी सेना तैयार कर रखी थी और बस इंतजार कर रहे थे बख्तियार खिलजी का। जैसे ही बख्तियार खिलजी की सेना कामरूप में राजा की स्ट्रेटेजिकली चुने हुए स्थान पर पहुंचती है, कहते हैं कि राजा पृथु की सेना पूरे जोश से आक्रमण करती है और बख्तियार खिलजी की सेना की धज्जियां उड़ा देती है। कहते हैं कि लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर हुई थी, जिसमें एक और नदी और दूसरी ओर पहाड़ थे। बख्तियार की सेना को चारों ओर से मारा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस कयामत की रात बख्तियार खिलजी एक हिंदू मंदिर में जाकर शरण लेता है। राजा पृथु की सेना उसे चारों ओर ढूंढ रही होती है और वो कायर एक हिंदू मंदिर में होता है। अगले ही दिन बख्तियार खिलजी जान बचाने के लिए उसी पुल की ओर वापस भागता है, मगर वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो पुल राजा पृथु तोड़ चुके हैं। वो अपने बचे हुए घुड़सवार सेना के साथ नदी पार करता है, मगर कहते हैं कि 10,000 की सेना के साथ जो बख्तियार खिलजी निकला था, वो जान बचा के मात्र 10 लोगों के साथ मरी हुई हालत में वापस देवकोट आ पाता है। यहां अली मर्दान खिलजी, जो कि उसी का नेफ्यू और गवर्नर था, उससे यह डर लगता है कि कहीं शर्मनाक हार की बात और राज्य में न फैल जाए, इसलिए वो खुद बख्तियार खिलजी को जान से मार देता है। एक लज्जा और कपट से भरी मौत मिलती है बख्तियार खिलजी को। लेकिन इस मौत का कारण अगर आप पूछेंगे, तो वो था भारत माँ का सपूत माँ कामतेश्वरी देवी का बेटा, कामरूप का राजा, राजा पृथु। तो ये थी कहानी कि कैसे राजा पृथु और असम के वीरों ने एक विशाल सेना को मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी कहानी तवाकत ए नसीरी किताब में लिखी है और असम में उत्तर गुवाहाटी के पास एक कनाई वरासी बोआ इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें संस्कृत में लिखा है, सका 1127 के चैत्र महीने के 13वें दिन तुर्की कामरूप में घुसने पर मारे गए थे। यहां मैं इंडियन हिस्टोरियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि विकिपीडिया के पेजेस को भी वो अपडेट करें, क्योंकि ये विचित्र है कि बख्तियार खिलजी के विकी पेज पर नालंदा डिस्ट्रक्शन का कोई मेंशन ही नहीं है। सरप्राइजिंग। राजा पृथु के पेज पे भी बहुत कम डिटेल्स हैं। बख्तियार खिलजी के तिब्बत एक्सपेडिशन और डेथ को गोलमोल करके लिखा गया है, विच मेक्स लेस सेंस जब तक कि आप राजा पृथु की कहानी जोड़कर ना देखेंगे, और न ही इस इंस्क्रिप्शन का कहीं कोई मेंशन है। इसलिए इसे बेहतर से रिसर्च कर और अपडेट करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, हो ना हो, ये बात अजीब लगती है कि बख्तियारपुर आज भी भारत में है, मगर राजा पृथु के नाम पर कहीं भी कोई स्टेशन नहीं है, कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे एक श्रोता ने लिखा था, जिन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी से गुजारिश है कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको मिले तो मुझे कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊं और उसे पूर्ण निष्ठा से बना पाऊं, उसके साथ जस्टिस कर पाऊं। एपिसोड खत्म करने से पहले इसी से जुड़ी एक कहानी और बताता हूं। ये कहानी है कि आखिर बख्तियार नालंदा को इतनी क्रूरता से क्यों जलाता है। कहते हैं कि इस बिहार के कत्लेआम से पहले एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी सेना और सल्तनत के नीम हकीम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं और वो मौत की तरफ जा रहा होता है। नालंदा के आयुर्वेद के एक आचार्य राहुल श्री भद्र के इलाज से ही वो बच पाता है, मगर बजाय धन्यवाद करने के वो इस बात से चिढ़ जाता है कि कैसे इस्लाम के अलावा किसी धर्म में इतना शोध है, ऐसी किताबें हैं, और इसी चिढ़ में वो बौद्ध और हिंदू धर्म के विश्वविद्यालयों को निस्तानाबूद करने की ठान लेता है। अब ये कहानी कितनी सच है मैं नहीं कह सकता, मगर आपके साथ एक सोर्स साझा कर रहा हूं जहां मुझे कहानी मिली। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। इसी कहानी के साथ मैं अपना आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छी कहानी के साथ। मुझे धैर्य से सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।